हेलो दोस्तों, यूं तो इस संसार में अनगिनत ऐसे केस होते रहते हैं जिन्हें जानना इतना इम्पोर्टेंट होता नहीं है। लेकिन कुछ केस ऐसे होते हैं जो अपने आप में एक याद रखने वाला इतिहास बन जाते हैं। कुछ ऐसे ही केस की आज हम बात करने वाले हैं जो दिल्ली में हुआ था और 1997 को हुआ था, यानी 4 फरवरी 1997 दिल्ली। चूँकि ये केस अपने आप में इतना रोचक, इतना विचित्र होता है कि आज मैं आपके सामने इस केस को लेकर आया। चूँकि इस केस में केस तो हुआ था 1997 को, लेकिन कातिल को जाकर सज़ा मिली 2022 को। तो ये केस अपने आप में रोचक और विचित्र बन ही जाता है, क्योंकि कातिल की उस समय एज थी जब उसने क्राइम किया था लगभग 27-28 साल की, और जब उसे सज़ा हुई तो वो 50 पार कर चुका था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। अक्सर पुलिस बदनामी का कारण बन जाती है, लेकिन यकीन मानो दोस्तों, मुश्किल से 10% ही ऐसे मामले होते होंगे जहां पुलिस की कोई गलती हो सकती है। बाकी 90% मामले में पुलिस सम्मान की ही हकदार होती है। दोस्तों, ऐसा होता है कि अगर गुनहगार गिरफ्तार नहीं हो पाया तो हो सकता है कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जैसी होनी चाहिए थी वैसी नहीं हो पाई। लेकिन अगर पुलिस अपने पर आ जाए तो कातिल को धरती के 1000 फीट नीचे से भी निकाल सकती है। कातिल कभी नहीं बच सकता। तो हेलो दोस्तों, आज हम जिस केस की चर्चा करने वाले हैं वो दिल्ली के ओखला इलाके का है, जो 4 फरवरी 1997 को घटित हुआ था। लेकिन गिरफ्तारी, मैंने वीडियो के शुरू में ही कहा था कि गिरफ्तारी अभी हुई है 2022 में जाकर, और इस केस को इतना ज़्यादा टाइम लग गया। तो उसके पीछे की क्या वजह थी और क्या क्या हुआ था इन 25 सालों में, उसको हम डिटेल से आज जानते हैं। देखिए, अब मैंने ये तो बताया था कि साल 1997 का था। 2 लोग, यानी एक था किशन लाल और दूसरा था सुनीता। सुनीता उस समय प्रेग्नेंट थी, यानी इनके घर में एक नया मेहमान आने वाला था। तो घर में तमाम खुशी का माहौल था, एक अजीब सा खुशी थी अंदर से सभी दोनों लोगों को। अच्छे खासे जीवन चल रहा था। इसी बीच सुनीता होती हैं, वो हाउसवाइफ होती हैं, और किशन लाल घर के बाहर का काम करते हैं। अब डेली घर के बाहर का काम करते थे तो डेली घर से जाते भी थे। इसी दौरान एक बार वो घर से गए तो, लेकिन फिर लौट कर नहीं आए, यानी जो डेली टाइम पर वो लौट कर आते थे उस टाइम पर लौट कर आए ही नहीं है। लेकिन तभी इसी बीच सुनीता भी सोच रही थी कि आखिर कहाँ पर लेट हो गए। सुनीता ये सब सोच ही रही होती है, तभी एक इंसान दौड़ते दौड़ते आता सुनीता के पास, और सुनीता वो खबर सुन के ही सदमे में चली जाती है। सुनीता के मानो की पैरों तरह से धरती खिसक गई हो, कुछ ऐसा माहौल हो जाता है। सुनीता को वो इंसान बताता है कि किसी ने किशन लाल भाई को चाकू मार दिया। अब सुनीता ने सोचा था कि नॉर्मल चाकू होगा, मतलब कि सुनीता घबरा तो जाती है उस समय पर, लेकिन उसने इतना नहीं सोचा था। ये तो अनबिलीवेबल था, मतलब कि जो सोचा ना जा सके। तो सुनीता दौड़ती दौड़ती उस स्थान पर जाती है जहाँ पर वो इंसान ने बताया था कि किशन लाल भैया को किसी ने चाकू मार दिया। सुनीता वहाँ पर जाती हैं। जब सुनीता वहाँ पर जाकर देखती हैं तो मतलब चाकू इतनी बेरहमी से मारा गया था कि मतलब 3-3 फीट दूर तक, लाश से 4-4 फीट दूर तक किशन लाल की बॉडी से खून के धब्बे थे, मतलब बहुत ज़्यादा है। और सुनीता जब तक पहुंचती तब तक तो ख़त्म, किशन लाल इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे। तो सुनीता ने उन्हें जाकर डायरेक्ट मृत ही देखा। सुनीता ने नहीं देखा कि वो जिंदा थे और किसने उन्हें मारा, यानी सुनीता ने उनसे कुछ भी बात नहीं कर पाई। सुनीता पहुँच जाती हैं। कुछ समय बाद पुलिस भी आती है। लाश को अब पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। सुनीता के ऊपर ये दुखों का पहाड़ टूट पड़ता था अचानक, मतलब टूट पड़ा था अचानक कि कुछ ऐसा था, क्योंकि अभी तो खुशी के दिन चल रहे थे उनके घर में, और सब कुछ एक प्लानिंग बना लेते हैं ना कि अपन ये करेंगे, फ्यूचर में ये करेंगे, फिर ये करेंगे, कुछ उसके अकॉर्डिंग चल रहा था। लेकिन ये तो बिल्कुल सड़क में जैसा ब्रेकर आ जाता ना बीच में, जिसकी कोई नहीं सोचता कब आएगा कब नहीं, ये सड़क में उस ब्रेकर की तरह था जो उन दोनों की लाइफ में आ चुका था। अब पुलिस इसी बीच इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देती है, और किसी ने बताया था कि किशन लाल लास्ट टाइम रामू के साथ देखे गए थे, मतलब रामू के साथ पाए गए थे कि रामू और किशन लाल दोनों साथ साथ थे, और अक्सर ये दोनों साथ रहते थे क्योंकि दोनों फ्रेंड्स थे। तो इस वजह से एक नॉर्मल बात थी ये। अब ये सब हो रहा था। इसी बीच अब एक बात ये सबसे इम्पोर्टेंट निकल कर आती है कि उस बीच रामू भी गोल था, यानी पुलिस को रामू भी नहीं मिल रहा था भाई।
अभी तक पुलिस को ये तक पता नहीं था कि कातिल रामू है, लेकिन पुलिस रामू को देख रही थी क्योंकि किशनलाल लास्ट वक्त उसी के साथ थे, तो रामू भी नहीं मिल रहे थे। अब धीरे धीरे ये समय निकलता जाता है, पुलिस रामू की खोज पीन करती है, खोजती है। धीरे धीरे 1 महीना निकला, 2 महीना निकला, 3 महीना निकले, 1 साल निकल गई, 2 साल हो गई, 3 साल हो गई। तभी सुनीता ये प्रण ले लेती हैं कि वो अपने पति के कातिल को दुनिया के किसी भी कोने में है ज़रूर ढूंढ पाएंगी और वो उसे सज़ा दिलाकर मानेंगी। और इसी सिलसिले में वो अक्सर जेल जाती रहती थीं और उसका पता पूछती रहती थीं कि कुछ इस केस में हुआ या नहीं हुआ। वैसे इस केस में सबसे महत्वपूर्ण घटना ये भी रही थी कि जब किशनलाल की तो हत्या हो चुकी थी, तब सुनीता अक्सर जेल जाती थी। उसी बीच सुनीता प्रेग्नेंट भी थी, तो वो अपने बेटे को जन्म देती हैं। यानी किशनलाल की मौत के बाद 4 या 5 महीने बाद उनके बेटे का जन्म होता है। तब भी सुनीता अक्सर जेल जाती रहती थी और अपने पति के कातिल की खोज करती रहती थी। लेकिन धीरे धीरे जब समय अपनी रफ्तार से निकलता जाता, समय चलता जाता है, तो पुलिस का रुझान उस केस की तरफ कम होते चला गया। धीरे धीरे थाने में अनगिनत SHO आए, अनगिनत थानेदार आए, अनगिनत SI, अनगिनत कांस्टेबल, सब कुछ चेंज हुआ, लेकिन इस केस में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। ये केस पुलिस के सामने जैसा था वैसा ही हुआ। लेकिन धीरे धीरे जब अनगिनत SHO चेंज हुए, SI आए और गए, किसी ने इस फाइल को कभी खोलने की चेष्टा ही नहीं की, कभी नहीं खोला। और क्या क्या हुआ था पुलिस के कुछ पता नहीं है, क्योंकि ये एक हत्या हो गई थी सड़क पर और पुलिस अनजान थी इससे। आखिरकार ये केस पुलिस के लिए भी एक मिस्ट्री बन चुका था, क्योंकि पुलिस के पास भी कोई भी अपडेट होता ही नहीं था इससे रिलेटेड। तो धीरे धीरे समय गुजरता गया और सुनीता का भी ध्यान इस केस से हट चुका और वो अपनी हस्बैंड की मौत को भुला बैठी थी। और आखिरकार सब कुछ, ज़िंदगी कहते नहीं है कि समय हर दर्द की दवा होता है, उसी प्रकार ये हुआ था। सुनीता ने जो प्रण लिया था कि वो अपने पति के कातिल को सज़ा दिलाकर मानेगी, लेकिन वो अपने इस प्रण को कहीं ना कहीं ठुकरा बैठी थी। तभी अचानक उसी थाने में एक और नए SHO आते हैं और वो आदेश देते हैं कि भाई इस केस में, मतलब इस थाने में जितने भी पुराने केस हुए थे उन सभी को खंगाला जाए, जो अनसॉल्व्ड थे, जो सॉल्व नहीं हुए थे, उन सभी को देखा जाए। तभी इस केस को भी खोला जाता है, पुलिस की नज़र जाती है और पुलिस 1997 की इस मर्डर मिस्ट्री को खोलती है। और जब ये मर्डर मिस्ट्री खोली जाती है तो सबसे पहले पुलिस के सामने एक टास्क बनकर आता है कि वो सुनीता का पता कैसे लगाएं, क्योंकि 1997 की घटना अब जाकर कितना हो गया, ये 2022 यानी अभी 1 साल पहले, अब जाकर कैसे पता लगेगा। मतलब कि जो लोग पहले 24 साल के थे वो अब तक 50 साल के हो चुके होंगे, मतलब 49 साल के। तो मतलब जो लोग लगभग 30 साल के होंगे वो अब तक 55 साल के हो चुके होंगे, कुछ ऐसा है। तो ये पुलिस के लिए भी चैलेंज था। तो सबसे पहले सुनीता का पता लगाया जाता है। सुनीता का पता लगाने में पुलिस के लिए बहुत समय लग जाता है। अब पुलिस सुनीता का पता बड़ा ही रोचक तरीके से लगाती है, क्योंकि पहले तो सुनीता के पता लगाने के लिए पुलिस को बहुत मशक्क़त करनी पड़ी थी, क्योंकि पुलिस ने जो एक्सपेक्ट नहीं किया था वो सब हो रहा था। अब ठीक है, सुनीता का तो पता लगा लिया पुलिस ने बहुत दिनों बाद। जब पुलिस ने सुनीता को थाने में बुलाया तो सुनीता के जो घाव पहले थे वो सब हरे हो जाते हैं और जो वो अब तक भूल चुकी थी वो सब उसके सामने हो जाता है और वो अब अपने आप पर गुस्सा होने लगती है, अपने आप पर उसे क्रोध आता है, अपने आप पर उसे ग्लानि होती है कि वो अपने हस्बैंड की मौत को भूल चुकी। उसने उसके लिए प्रयास नहीं किया, जबकि उसने प्रयास किया था, लेकिन उसका प्रयास सतत रूप से नहीं था, निरंतर नहीं था। निरंतर होता तो भी शायद कुछ रिजल्ट नहीं आता, क्योंकि पुलिस ने तो पहले ही हाथ खड़े कर दिए थे। तो अब ये संयोग की बात थी कि पुलिस ने इस केस को डबल से खोलना स्टार्ट कर दिया और जो सुनीता ने पहले सोचा था वो अब सब होने लगा था। तो पुलिस सुनीता से पता लगाती है किशनलाल के दोस्तों के बारे में। तब किशनलाल के 2 दोस्तों का नाम सुनीता बताती है। एक तो खुद रामू था जो मिल ही नहीं रहा था और दूसरा टिल्लू था। तो पुलिस अब टिल्लू को गिरफ्तार करने लगती है, मतलब गिरफ्तार करती है उसके घर से। टिल्लू जो कि अब 50 साल के करीब था, 50 साल का हो चुका था। सुनीता भी 46-47 साल की थी। तो अब टिल्लू को गिरफ्तार किया जाता। भाई टिल्लू को बुलाया जाता थाने में। शुरू में टिल्लू कुछ भी नहीं बताता पुलिस को, कुछ भी रिवील नहीं करता। तो पुलिस उस पर ही शक का आरोप लगाने लगती है, यानी पुलिस
शायद ये पुलिस की कोई चाल रही होगी कि पुलिस उसी से कहने लगती है कि तुमने ही कत्ल किया था किशन लाल का, और पुलिस बहुत ज़्यादा टॉर्चर करने लगती है। तब पुलिस के सामने राज उगलता है टिल्लू। टिल्लू बताता है कि रामू का कत्ल, मतलब किशन लाल का कत्ल रामू ने किया था, उसने कुछ भी नहीं किया, रामू ने किया था, और वो अब पता नहीं कहाँ है, क्योंकि वो उसके भी संपर्क में नहीं है। किसके? टिल्लू के संपर्क में भी रामू नहीं है। तो अब पुलिस को तलाश थी सिर्फ रामू की, क्योंकि पुलिस के सामने ये उजागर अभी नहीं था कि आखिर किशन लाल की हत्या किसने की थी। पहले किशन लाल की हत्या के लिए सिर्फ पुलिस अपनी मेंटली, जो कहते नहीं है, मतलब सोच कर निर्णय ले रही थी, वो अदालत में प्रूफ के तौर पर नहीं लाए जा सकते थे। लेकिन अब पुलिस के सामने एक प्रूफ था, एक चश्मदीद गवाह था, जिसके आधार पर पुलिस इस केस को अदालत में रख सकती थी। ठीक है, तो ये हुआ था। अब पुलिस फिर से रामू के घर एक बार फिर से जाती है, तो पुलिस को वही खाली हाथ फिर से लौटना पड़ता। रामू के घर पे कोई भी नहीं था, यानी कुछ भी नहीं था। तो पुलिस भी डिमोटिवेट हो जाती है एक समय के लिए कि भाई 25 साल या 24 साल पहले केस हुआ था, उसकी इन्वेस्टिगेशन अब की जा रही है, तो अब क्या होगा उसका फ्यूचर, आखिर हम कैसे पता लगाएंगे। तब पुलिस को संगीता, क्या कौन था इसका नाम, लड़की का नाम क्या था, सुनीता नाम होता है। तो सुनीता पुलिस के पास जाती हैं और पुलिस को ये बताती हैं कि रामू का एक भाई था जिसे वो जानती हैं, यानी सुनीता जानती हैं रामू के भाई को। इन्होंने कैसे जाना? तो क्या हुआ था, जब सुनीता पहले थी तब वो नज़र सी रखने लगी थी सभी पर, रामू के जो जो रिलेटिव्स थे, जो जो रामू से रिलेशन में थे, तो सुनीता उन पर नज़र रखती थी। तो उन नज़र का ही एक था कि सुनीता को पता चल गया था कि रामू का एक भाई है जो दिल्ली के दूसरे इलाके में रहता है। पुलिस उसके घर पर जाती है, लेकिन जब पुलिस उसके घर पर जाती है तब पुलिस को कुछ भी नहीं मिलता। कुछ भी नहीं मिलता का मतलब ये है कि पुलिस को वहाँ पर बात करने का किसी के साथ अवसर नहीं मिलता, क्योंकि जिस दिन पुलिस वहाँ पर पहुँची थी उसी दिन रामू का जो भाई था उसकी माँ थी, यानी जो रामू की भी माँ रही थी, उनकी माँ का सड़क दुर्घटना के साथ मौत हो जाती है। यानी सड़क दुर्घटना में रामू की माँ ख़त्म हो चुकी थी और घर में मातम था। और अब ऐसे मातम के माहौल में पुलिस, जो कि एक सिविल ड्रेस में गई थी, जैसे मैंने कपड़े पहने हैं ऐसे ही, तो पुलिस जाती है। तो पुलिस पूछना कि रामू कौन है, रामू के बारे में इन्वेस्टिगेशन करना पुलिस सही नहीं समझती। पुलिस भी भाई इंसान ही होती है, उसने सोचा ऐसे माहौल में इन्वेस्टिगेशन करना ठीक नहीं है, तो पुलिस कुछ दिन निकल जाने देती है, यानी 10, 15, 20, 25, जब तक 13वीं नहीं होती, 13वीं के बाद आती है फिर पुलिस। और पुलिस इस बार आती है बीमा कंपनी के कर्मचारी बनकर, यानी कि पुलिस रामू के भाई को बताती है कि उनके जो माताजी थीं, सड़क दुर्घटना में उनकी मौत हुई है, वो उनका मुआवजा देना चाहते हैं, यानी 4 लाख रुपए मुआवजा की राशि आने वाली है। तो जैसे ये घटना रामू का भाई सुनता है और उसकी वाइफ सुनती है, तो वो जो उनकी माताजी ख़त्म हो गई थी, उन्हें अभी तक गम था, वो एक सेलिब्रेशन में बदल जाता है। यानी सोच सकते हो आप, उनकी मौत का, उनकी माताजी की जो सड़क दुर्घटना मौत हो गई थी, वो एक सेलिब्रेशन का कारण बन जाता है जब पुलिस रामू को ये पता चलता है कि मुआवजा मिलने वाला है, मतलब रामू के भाई को ये पता चलता है कि मुआवजा मिलने वाला है। इस केस में इंटरेस्टिंग बात ये थी कि पुलिस ने जो उनके सामने लालच का ड्रॉप था वो बहुत बड़ा रखा था, यानी 4 लाख रुपए का मुआवजा मिलने वाला है, और एक उस इंसान के लिए जो मृत्यु के दरवाजे के पास ही खड़ा था और उसकी सड़क दुर्घटना में मौत होती है। और पुलिस, मतलब वो बैंक के कर्मचारी बनकर आते हैं, इंश्योरेंस कंपनी से आते हैं, वो 4 लाख रुपए देने की बात करते हैं। तो रामू के भाई के लिए एक सेलिब्रेशन का कारण बन चुका था भाई कि अब तो बल्ले बल्ले होने वाली है। तब पुलिस, जो कि सादा वर्दी में थी, अच्छे बैंक के सब कुछ करे हुई थी, जैसे बैंक के अधिकारी होते हैं वैसा था, बीमा कंपनी की बताया पुलिस ने। तो ये सब हो रहा था। तब राजू के भाई को भनक तक नहीं लगी कि भाई साहब ये बहुत बड़ा एक वो चल रहा है कि किसी की गिरफ्तारी होनी है, इसके लिए चल रहा है। तो पुलिस रामू के भाई से सारी इन्फॉर्मेशन लेती है कि वो कितने भाई हैं, कौन क्या कर रहा है, कौन कहाँ है, रामू की कोई बहन है कि नहीं, यानी रामू के भाई से इन्फॉर्मेशन लेती है। तो भाई सब कुछ पोपट की तरह बोलता चला जाता है। भाई को सब कुछ पता था भाई, मतलब जो पता था। तो रामू का भाई एक्सेप्ट करता है कि रामू उसका भाई है और उसकी एक बहन भी है।
तो रामू के भाई का पुलिस पता मांगती है कि हम उनसे भी पूछना चाहते हैं। तो रामू के भाई रामू का पता देता है, यानी दिल्ली का वही पता दे देता है जहाँ पर पुलिस पहले ही जा चुकी थी। पुलिस को वहाँ पर रामू नहीं मिलता। तब पुलिस उनके घर की पूरी कुंडली लेती है, यानी पुलिस उनसे सब कुछ पूछती है कि किसके कितने बेटे, कितने रिश्तेदार, कितना सब कुछ पूछता है। तभी पुलिस के सामने एक और बात निकल कर आती है। रामू पुलिस को बताता है, मतलब कि रामू का भाई पुलिस को बताता है कि रामू का एक बेटा है जो अभी लखनऊ में रहता है। तो फिर पुलिस रामू के बेटे की फेसबुक प्रोफाइल देखना शुरू कर देती है कि भाई रामू के बेटे का नाम उसने ये बताया था, जो कि अब 22-23 साल के करीब था। तो पुलिस उसकी फेसबुक प्रोफाइल देखना शुरू कर देती है। और संयोग की बात ये थी कि पुलिस को रामू का भाई था, जो मतलब रामू का भाई ने जो पता दिया था और जो फेसबुक नाम बताया था, उसके आधार पर पुलिस को रामू के बेटे का प्रोफाइल भी मिल जाती है। और फिर पुलिस जो रामू का बेटा था उसकी प्रोफाइल चेक करती है, और उसकी जो मित्र थे, जैसे फेसबुक पर मित्र बन जाते हैं किसके कितने, तो सभी में एक बात कॉमन थी। जनरली क्या होता है कि जब आप किसी सर्कल में होते हैं, यानी कि 18 साल अगर आपकी उम्र है, तो आपके मित्र होंगे वो 5 साल बड़े भी होंगे और 5 साल छोटे होंगे। ठीक है, इतना ही होता है, ऐसा होगा, यानी 10 साल का ये टोटल गैप रहेगा। लेकिन इसी दौरान पुलिस को एक इंसान मिलता है जो रामू की उम्र से बहुत ज़्यादा बड़ा था। मतलब रामू के भाई के रामू का बेटा था जो रामू के बेटे की उम्र से बहुत बड़ा था। वो था अशोक यादव। अशोक यादव जिसकी उम्र लगभग 54-55 साल थी। तो पुलिस को अशोक यादव मिलता है। तो पुलिस ये सोच में पड़ गई, यार ये इतना बूढ़ा इंसान किसी यंग लड़के की मित्र कैसे हो सकता है, और वो अकेला था, इकलौता था। तो पुलिस उसको स्टार्ट कर देती है देखना। लेकिन पुलिस को बहुत ज़्यादा कुछ पता नहीं चलता। पुलिस अब लखनऊ के लिए रवाना होती है, और लखनऊ में रामू का जो बेटा था उसके लिए भी यही कहानी बताती है कि हम आपकी दादी जो शांत हो चुकी सड़क दुर्घटना में, हम इंश्योरेंस कंपनी से आए और आपको बीमा देना चाहते हैं। रामू का जो बेटा था वो भी लालच में आ गया, उसने भी सब कुछ बताया भाई। और रामू के बेटे ने बताया कि उसके पिता का नाम अशोक यादव है, ना कि रामू, ये बताया। अब पुलिस भी सोच में पड़ गई, यार हम तो रामू को देखने आए थे, ये अशोक यादव कौन आ गया। तो पुलिस ने सबसे पहले अशोक यादव को ही उठा लिया, है पकड़ लिया, और फिर सुनीता को दिल्ली से बुलाया। कहाँ पर? लखनऊ को आए। तो सुनीता पहुँचती हैं लखनऊ। सुनीता शुरू में 1 मिनट तक देखती रहती हैं रामू को, यानी जो अशोक यादव थे। अब सुनीता कुछ भी नहीं बोलती, लेकिन अचानक सुनीता कहकर ही रोने लगती हैं कि यही है वो कातिल जिसने मेरी मांग को सूना कर दिया, और लगे हाथ बेहोश हो जाती हैं। तो पुलिस फिर अशोक यादव को गिरफ्तार कर लेती है, और जब सब कुछ पूछताछ की जाती है तब अशोक यादव कबूल भी कर लेता है कि वही रामू है जो कुछ दिनों पहले, यानी आज से 24 साल पहले दिल्ली से भागकर लखनऊ में रहने लगा था, और फिर दिल्ली लौटकर आज तक नहीं गया। यानी जो उसके दोस्त थे, मित्र थे, रिश्तेदार थे, सब थे, लेकिन अशोक यादव दिल्ली लौटकर कभी भी नहीं गया। बहुत बड़ी बात होती है ये भी, क्योंकि उस दिन केवल रामू की किशनलाल की हत्या नहीं हुई थी, उस दिन रामू की भी हत्या हो गई थी। क्योंकि रामू लौटकर कभी भी नहीं जाता दिल्ली, और किसी रिश्तेदार से कांटेक्ट नहीं करता, फ़ोन नंबर चेंज कर दिया, सब कुछ बदल दिया। यानी उस समय किशनलाल की मौत हुई, रामू की भी मौत हो गई, और एक नए अवतार ने जन्म लिया, वो था अशोक यादव, जो रामू से बदल गया था। मतलब रामू के नाम चेंज होकर अशोक यादव हो गया था। तो ये था दिल्ली का किशनलाल केस, जो 25 साल तक इन्वेस्टिगेशन का शिकार रहा, इन्वेस्टिगेशन होती रही। तो अब पुलिस ने भाई दिल्ली लेकर आया जाता है, किसे? रामू को दिल्ली लेकर आती है पुलिस, और फिर पूछती है कि आपने किशनलाल की हत्या क्यों की थी। तो पुलिस को रामू बताते हैं कि उनका उस समय हाथ बड़ा तंग था, यानी उनके हाथ में कोई भी पैसे नहीं थे। तो इस वजह से उन्होंने एक पार्टी का आयोजन किया जिसमें रामू को भी बुलाया गया था, मतलब किशनलाल को भी बुलाया गया था। और एक छोटी सी बात पे झगड़ा हुआ, जब सभी लोग चले गए थे तब उसने झगड़े के बहाने से मतलब किशनलाल की हत्या कर दी, बस यही था। और वो जो पैसे उसके पास थे वो सभी उसने लूट लिए। और अब वो आकर कहाँ पर है?
लखनऊ। बस यही था ये केस। चलिए अब तब तक इजाज़त चाहते हैं। जय राम जी की।